एक बार इस लाइव सेशन में जो है आप सभी जुड़ जाइए और जुड़ जाइए, फिर हम अपनी बातों को शुरू करेंगे। और जितने भी सारे मेरे दोस्त इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे, कोशिश करिए कुछ और लोगों को जोड़ने का। बाकी एक बहुत ही गंभीर बात है, मुझे लगा कि आपके सामने शेयर करना चाहिए, क्योंकि पहले तो इस बात को जो है छुपा कर रखा गया था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो है सामने निकल करके आ रही है। आज का जो लाइव है एक खास बातचीत के लिए मैं आया हूं, जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है, और मामला मनीष कश्यप से जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। और ख़ास करके मनीष कश्यप के पापा जी के लिए ये लाइव मुझे आना पड़ा। जब से मनीष कश्यप का पूरा प्रकरण चालू हुआ तब से बहुत सारी चीज़ें इसमें आती रही, बहुत सारा मोड़ आता रहा। और एक ऐसी कहानी मनीष कश्यप के जेल जाने के बाद कोर्ट में सुनवाई होने तक को लेकर के, एक ऐसी अनसुनी कहानी जो है इस पूरी कहानी के पीछे छिपी हुई है, जिसे अगर आप जानेंगे तो आप भी अपना माथा पकड़ के सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि सच में ऐसा भी हो सकता था क्या। अब बहुत सारे लोग जुड़ गए तो मुझे अब अपनी बातों को शुरू करना चाहिए था। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनीष भाई के ऊपर जब से तमिलनाडु का यह पूरा प्रकरण शुरू होता है, मनीष कश्यप को बिहार से तमिलनाडु ले जाया जाता है, और तमिलनाडु ले जाकर के जब तमिलनाडु की अदालत ने तमिलनाडु पुलिस को फटकार लगाया कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु लाने की जरूरत नहीं थी, इसे वापस बिहार भेजा जाए, तो अब आनंद फानंद में मनीष कश्यप पे एनएसए भी लगा दिया जाता है। एनएसए तो लगा, उसके बाद कई दफ़ा जो है मनीष कश्यप को लेकर के सुनवाई भी हुई, मदुरै अदालत में भी सुनवाई हुई। उसके बाद में यह मामला जो है देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कई बार इस मामले को सुनवाई होती, उसके लिए बहुत सारे जो है चर्चा किए जा रहे थे। चर्चा तो ये भी हो रहा था, हम लोगों ने भी वीडियो बनाया था। सुप्रीम कोर्ट में बार बार इस बात की तारीख दी जाती थी कि मनीष कश्यप के लिए आज सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई होती नहीं थी। हर एक सुनवाई के बाद हर एक तारीख के समय कुछ ना कुछ नया निचोड़, कुछ ना कुछ नया मामला आ जाता था, जिसके वजह से सुनवाई नहीं हो पाती थी। आप सभी को याद होगा ये बात कि जब मनीष कश्यप के लिए जो है अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी थी, जिस दिन पूरे देश के लोग, पूरे बिहार के लोग, मनीष कश्यप के परिवार के लोग, मनीष कश्यप के पूरे समर्थक, चाहे वो जहां से भी हो, सभी लोग इस बात पे नज़र टिकाए हुए थे कि अब शायद जो है मनीष कश्यप के मामले में कुछ बड़ा होगा और सुप्रीम कोर्ट आज कुछ बड़ा फैसला लेगी। इस बात की चर्चा सब जगह हो रही थी। सभी लोग ये कयास लगाए थे कि सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई होगी तो मनीष कश्यप के लिए कुछ बड़ा फैसला निकल करके सामने आएगा। लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसे देखने के बाद बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल जो है उठाना शुरू कर दिए, तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बार बार तारीख देना और सुनवाई को देखते हुए और मनीष कश्यप के पक्ष में कुछ फैसला नहीं हो, इससे परेशान होकर के मनीष कश्यप के पिताजी, आज मैं एक फौजी के बारे में ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसका कलेजा पत्थर का होता है। अगर वो कलेजा पिघल जाए तो सोचिए उसके पास कितनी तकलीफ होगी। मनीष कश्यप के तमिलनाडु प्रकरण से लेकर के जो कुछ भी हुआ, उसमें मनीष कश्यप के पापा जी बहुत कम समय अपने घर पे दे पाए, मनीष कश्यप के लिए दे पाए। हालांकि उनके भाई करण कश्यप ने भरपूर मदद तो किया था, भरपूर मेहनत भी किया, उनका मेहनत रंग भी लाया। लेकिन मनीष कश्यप के पापा जी उस वक्त जो है बॉर्डर पे तैनात थे, देश की रक्षा में लगे हुए थे। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई का समय था, अंतिम सुनवाई हुआ भी उस दिन ये लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार से, तमिलनाडु सरकार के वकील से सवाल पूछा था कि आखिर मनीष कश्यप पे एनएसए क्यों लगा, इसका मुझे सटीक जवाब चाहिए और सटीक प्रमाण चाहिए। उस दिन सटीक प्रमाण और जवाब मिलता, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी किया वो तमाम देश के लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा से यह कह दिया, मनीष कश्यप के सभी मामले को खारिज ही कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैं इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता, चूंकि यह मामला जो है तमिलनाडु का है, तो आप मदुरै के हाई कोर्ट में जाइए और वहां पे जाकर के इस मामले को सुनवाई करिए। उसके बाद एक बड़ा शौक जो है मनीष कश्यप के परिवार और उनके समर्थकों को लगा।
लेकिन उसके पीछे भी एक इनसाइड स्टोरी है जो मनीष कश्यप के पापा जी की है। एक आशुतोष भाई हैं जिनका नाम आप लोग जानते होंगे। आशुतोष भाई मनीष कश्यप के लिए बिहार बंदी का भी ऐलान किए थे, लेकिन वो जिस तरह की वाकया बता रहे हैं कि मनीष कश्यप के पापा जी क्या करने वाले थे, उसे जानेंगे तो सच में आप भी हैरान हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई हो रहा था, सुनवाई हुआ नहीं, टाल दिया गया कि आप जाइए मदुरई के हाई कोर्ट में जो इस मामले की सुनवाई करवाइए, चूंकि मामला यहाँ का नहीं है, मैं नहीं देख सकता। उस समय मनीष कश्यप के जो पापा जी हैं, जो फौजी हैं, एक फौजी भी अपना हिम्मत हार गया था, अपना हिम्मत खो दिया था। वे उस समय एक सुसाइड नोट लिख रहे थे, लिख भी दिए थे। अब जरा सोचिए, कोई बाप अपने बेटा के लिए इतना विवश हो जाए कि एक फौजी, उसमें भी एक फौजी जो देश की सुरक्षा करता हो, बॉर्डर पे रह के अपनी जान कब कुर्बान कर दे देश के लिए, इस बात की तनिक भी चिंता नहीं हो, अपने परिवार के बारे में तनिक भी नहीं सोचता हो, उसके बेटे के साथ अगर इस तरह होता हो तो कहीं ना कहीं गलत जरूर हुआ है और सवाल उठाना तो बनता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप पे सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कहा कि हम इस मामले को सुनेंगे नहीं, चूंकि ये मामला जो है तमिलनाडु का है, आप जाइए मदुरई हाई कोर्ट से इस मामले की सुनवाई कराइए। तो मनीष कश्यप के पापा जी वहीं एक नोट लिख रहे थे और नोट लिख भी दिए थे। और उनके पास जो गन देश की सुरक्षा के लिए मिली है, जिक्र किया गया इस बात का कि उसी गन से खुद को जो है खत्म करने वाले थे। ये सुनकर किसी को भी ताज्जुब होगा, आपको भी हैरानी होता होगा कि आखिरकार मनीष कश्यप जो कि इतना जिंदा दिल इंसान है, अगर उसके फौजी पिता इस तरह से सोचते हो, खुद के बारे में सोचते हो कि मैं अपने सर्विस गन से ही अपने आप को ऐसे कर लूँगा, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय तो है। लेकिन किसी भी तरह से इसकी भनक जो है आशुतोष भाई को लगी। आशुतोष भाई ने बहुत समझाने का प्रयास किया, बहुत समझाया और बुझाया। फिर इस बात की जानकारी करण कश्यप को भी पता लगा, जो कि मनीष कश्यप के छोटे भाई हैं। फिर परिवार के लोग कैसे, अब जरा सोचिए, जिसका बेटा दूसरे राज्यों के जेल में बंद हो, उस पे NSA लगा हो, कोर्ट भी सुनवाई करने से इनकार करता हो, एक तरफ समर्थक जो है प्रतिदिन मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगाते हो, कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलता हो, पिता बॉर्डर पे तैनात हो, छोटा भाई परेशान हो, कभी तमिलनाडु जाता हो, कभी दिल्ली जाता हो, कभी अपने विवश माँ से मिलने के लिए घर आता हो, कभी माँ की तबीयत खराब हो जाती है, उसको भी देखना है, खुद बेचारे की शादी हो गई, अपने पत्नी और बच्चे को भी देखना है। चिंता का विषय तो है, और चिंता होगी क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा किसी भी परिवार के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर होगा तो दिक्कत वाली तो बात है। लेकिन ये सब जो कुछ भी हुआ, मनीष कश्यप के पापा जो कदम उठाने वाले थे, वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता की बात थी ये। उन्होंने एक नोट भी लिखा, नोट में सारी चीजों का जिक्र भी कर दिया कि मेरे बेटे के साथ ऐसे किया जा रहा है, मेरे बेटे के साथ वैसे किया जा रहा है। ये चिंता की बात तो जरूर है, कोर्ट से राहत नहीं मिल रही, तो उन्होंने एक नोट लिखा। नोट में लिखा था कि मुझे देश की सुरक्षा के लिए जब बंदूक दी गई है, उसी बंदूक से मैं खुद को, अपने आप को मिटा लूंगा, समाप्त कर लूंगा। फिर किसी भी तरह से आशुतोष राणा और करण कश्यप, मनीष कश्यप के परिवार के लोग किसी भी तरह से उनको बेहद समझाए बुझाए, समझाने बुझाने का प्रयास भी किए, फिर समझाए बुझाए तब जाके वो आदमी खुद को कंट्रोल कर पाया। और आज देखिए भगवान का ये आशीर्वाद और चमत्कार, करिश्मा ही कहिए कि, और हालांकि एक चीज़ तो है, कोर्ट में कभी चमत्कार नहीं होता, अदालत में कभी चमत्कार नहीं होता, अदालत किसी के हिसाब से भी नहीं चलता, और अदालत पे सबको भरोसा करना चाहिए। यही बातें जो हैं मनीष कश्यप के पापा जी को, जो फौजी है, उनको समझाते समझाते परिवार के लोग समझाए कि अदालत पे भरोसा रखिए, अदालत कुछ ना कुछ करेगा जरूर, और अदालत हमारे पक्ष में करेगा जरूर। जब 7 तारीख को मनीष कश्यप को बेतिया लाया गया, तब तमाम लोगों का नज़र बेतिया कोर्ट पर टिका हुआ था कि बेतिया की अदालत क्या करती है। फिर बेतिया की अदालत ने अपना फैसला सुनाया और यह फैसला लिया कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु नहीं भेजा जाएगा, बेतिया के जेल में ही रखा जाएगा। फिर तमिलनाडु पुलिस को आनंद फानंद में समझ में नहीं आती है, तमिलनाडु की पुलिस बेतिया में रखे, बिहार या पटना, समझ में नहीं आती, चूंकि हिंदी तो बेचारे को बातें नहीं है। जब हिंदी नहीं आती है तो फिर कहाँ कैसे ले जाना, किससे बात करना, यह भी पता नहीं था। तमिलनाडु की पुलिस को समझ में कुछ नहीं आता और बिना परमिशन लिए जो है सीधा मनीष कश्यप को लेकर के पटना पहुंच जाती है। पटना ले जाकर के बेऊर जेल के गेट पे ले जाते हैं और बेऊर जेल का अधीक्षक को कहा जाता है कि आप मनीष कश्यप को एक्सेप्ट कर लीजिए, मनीष कश्यप को अपने जेल में जगह दे दीजिए। फिर जेल अधीक्षक भी इस बात से मना कर देते हैं कि मैं मनीष कश्यप को नहीं ले सकता, चूंकि मेरे पास कोई ऐसा लेटर नहीं है। आपके पास जो कोर्ट ने लेटर निर्गत किया है
जो आवेदन मिला है आपके पास उसमें यह साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मनीष कश्यप को बेतिया के जेल में रखा जाए, लेकिन हम पटना में कैसे रख लेंगे। 1.5-2 घंटा तक पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा पटना के बेऊर जेल के गेट पे चलता है। उसके बाद किसी तरह से मामले को ये लोग सेटलमेंट करते हैं। मनीष कश्यप के छोटे भाई करण कश्यप जो हैं इस मुद्दे को लेकर के लाइव भी आते हैं और बताते हैं कि मेरे भाई की सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन रखेगा, अगर कुछ होता है तो इसका जवाबदेही किसकी होगी, क्योंकि मेरे भाई को गलत तरीके से मनमानी तरीके से बेतिया में नहीं रख करके उसको पटना में लाया गया। फिर किसी भी तरह से मामले को शॉर्ट आउट किया गया और शॉर्ट आउट होने के बाद मनीष कश्यप को बेऊर जेल में रखा गया। अब जरा सोचिए, जिस आदमी का कद इतना बड़ा हो, जो आदमी खुद को सिविल इंजीनियर हो, जो आदमी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना इतना बड़ा पहचान बनाया हो, जिसे करोड़ों लोग अपने दिल से प्यार करते हैं, केवल बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग उनसे प्यार करते हैं, उस व्यक्ति को इस तरह से परेशान करना कहीं से भी जायज नहीं है। फिर मनीष कश्यप को बेऊर जेल में रखा जाता है। ये सारी चीजें 7 तारीख को होती है, 7 तारीख की रात को होती है। बाकी 8 तारीख को जो है मनीष कश्यप की सुनवाई एक बार फिर से पटना के सिविल कोर्ट में व्यवहार न्यायालय में होती है। मनीष कश्यप का तमाम लोग जो है, तमाम समर्थक जो है सिविल कोर्ट के मुख्य गेट पे भी खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे कि मनीष भैया अब आएंगे तब आएंगे। लेकिन जिस तरह से भव्य तरीके से मनीष कश्यप को बेतिया में लाया गया था, बिल्कुल उतना ही गोपनीय तरीके से मनीष कश्यप को पटना के सिविल कोर्ट में लाया गया। समर्थक इतने पागल थे कि रास्ते से गुजरने वाले हर एक काली शीशे वाली गाड़ी को ध्यान से देखते थे कि शायद मनीष कश्यप इसी में ना हो। बाकी जब मनीष कश्यप को बेऊर जेल से लाया गया तो सिंपल एक गाड़ी से लाया गया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी थे जो मनीष कश्यप की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर आए थे। उसमें तमिलनाडु की भी पुलिस थी, वही तमिलनाडु की पुलिस जो तमिलनाडु से मनीष कश्यप को लेकर बिहार आए थे। फिर जैसे वो गाड़ी सामने आती है, मनीष कश्यप का चेहरा किसी को दिख जाता है। एक बार तो आवाज लगती है कि इसी गाड़ी में मनीष भैया। उसके बाद हजारों की संख्या में लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और दौड़ते दौड़ते जिस अदालत में मनीष कश्यप की सुनवाई थी उसके गेट तक चले जाते हैं। फिर मनीष कश्यप अंदर बैठ जाते हैं। लोगों का जुनून इस कदर था, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम मनीष कश्यप को जो है किसी भी तरह से एक बार देखें। कुछ लोग खिड़की में लगे शीशा के माध्यम से देख रहे थे, कुछ लोग अदालत का जो गेट था उसमें शीशा लगा हुआ था, कहीं से किसी को भी किसी तरह का छेद दिख जाए या पारदर्शी सामान दिख जाए, वहां से लोग मनीष कश्यप को बड़ी गौर से देखते थे। और मनीष कश्यप भी अंदर बैठ करके मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे और कई बार लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए भी नजर आए। ये सारी चीजें चली। बाद में धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा पूरा वहां पे होने लगा और जब भी शोरगुल होता था तो तमिलनाडु की पुलिस मनीष कश्यप से पूछती थी, अंग्रेजी में ही पूछती थी कि ये हो क्या रहा है। फिर मनीष कश्यप बताते हैं कि ये तमाम लोग जो है मेरे समर्थक हैं और मुझे देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, हमसे मिलने के लिए आए हुए हैं। फिर कुछ घंटों समय बीत जाते हैं, तब एक सूचना आती है। मनीष कश्यप हालांकि 11 बजे ही उनको अदालत में लेकर के तमिलनाडु की पुलिस चली गई थी, लेकिन कुछ देर के बाद ये सूचना आती है कि मनीष कश्यप की जो सुनवाई है वो 2 बजे होगी। अभी सुनवाई नहीं होगी, लेकिन मनीष कश्यप को अदालत में ही बिठा कर रखा जाता है। कुछ देर बीतने के बाद मनीष कश्यप को लगा कि ये भीड़ अब कंट्रोल नहीं होगा। धीरे धीरे लोगों की संख्या लगातार जो है बढ़ती जा रही थी। तब मनीष कश्यप से जब बार बार पुलिस वाले पूछ रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है भैया, इनको आप शांत करिए, तब मनीष कश्यप ने तमिलनाडु की पुलिस से कहा कि आप मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। उस समय का अंदाज ही कुछ अलग था, माहौल कुछ अलग था। मनीष कश्यप बोले तमिलनाडु की पुलिस से कि आप मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं 2 मिनट के अंदर सबको शांत करा दूंगा। आप मुझे परमिशन दिला दीजिए कि मैं 2 मिनट बस बाहर नहीं जाऊंगा, गेट पे खड़े होकर के बस बात कर लेने दीजिए। फिर मनीष कश्यप के जो वकील हैं इस बात की इजाजत लेते हैं कि मनीष कश्यप को उस दरवाजे पे खड़ा होकर के लोगों से बात करने दिया जाए। फिर मनीष कश्यप अदालत के गेट पे आते हैं और बाहर काफी संख्या में लोग जो है वहां पे इकट्ठा होते हैं। फिर मनीष कश्यप आकर के कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके मनीष कश्यप कहते हैं कि अगर आप हमसे प्यार करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, आप हमारे साथ कुछ गलत ना हो ये चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग अदालत के मुख्य गेट से भी बाहर चले जाएं। चूंकि अदालत की अपनी एक मर्यादा होती है, मनीष कश्यप कहते हैं लोगों से कि अदालत की एक मर्यादा होती है और उस मर्यादा का पालन करना हम सबों का जो है धर्म होता है, और इसलिए आप अदालत के नियमों का उल्लंघन न करें। और मेरे हित में अगर आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे लिए अच्छा चाहते हैं, मेरी बुराई नहीं चाहते, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप अदालत के मुख्य गेट से भी बाहर चले जाएं। जैसे मनीष कश्यप ये कहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी सारे लोग वहां पे थे तो मनीष कश्यप के समर्थक थे ही, मनीष कश्यप को चाहने वाले थे ही। फिर तमाम लोगों का एक पूरा भीड़ जो है अदालत के उस दरवाजे से
पटना सिविल कोर्ट के गेट नंबर 1 के बाहर जाकर के ही सभी लोग खड़े होते हैं। फिर बाहर सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार बंधु अपना माइक निकालते हैं, जिसमें हम भी होते हैं। सभी लोग सिविल कोर्ट के बाहर से खड़े होकर के वीडियो बनाते हैं कि हाँ, मनीष कश्यप को इसी अदालत में लाया गया, 2 बजे सुनवाई का समय है, सुनवाई होगी, फिर जो कुछ अपडेट आएगा हम बताएंगे। सभी लोग इस बात की चर्चा करने लगते हैं, वीडियो बनता है, वीडियो वायरल होता है, सभी लोगों तक संदेश पहुंचता है। फिर इंतजार होता है 2 बजे का कि 2 बजे जब जज साहब आएंगे और मनीष कश्यप की सुनवाई होगी तो फिर उसमें क्या फैसला होगा, ये देखने वाली बात है। फिर 2 बजे का वक्त होता है, मनीष कश्यप के वकील बताते हैं कि अब आपके सुनवाई का समय आ गया है। फिर मनीष कश्यप के वकील जो हैं और तमिलनाडु की पुलिस होती है और जज साहब होते हैं, फिर सामने बहस शुरू होती है। सभी लोग अपनी अपनी बातों को जज साहब के सामने रखते हैं। तो मनीष कश्यप केवल अपने वकील से यही विनती कर रहे थे कि वकील साहब, आप किसी भी तरह से हमको तमिलनाडु नहीं जाने दीजिए, मैं तमिलनाडु दोबारा से नहीं जाना चाहता। जानते हैं क्यों मनीष कश्यप ऐसा क्यों कह रहे थे? मनीष कश्यप तमिलनाडु नहीं जाना इसलिए चाह रहे थे कि मनीष कश्यप ने जो दर्द लोगों को सामने बयां किया, जो बताया, हम लोगों से मिल करके बताया, उसे जानेंगे तो आपका भी कलेजा फट जाएगा। मनीष कश्यप बताते हैं कि तमिलनाडु में इसलिए नहीं जाना चाहता कि जिस जेल के जिस कमरे में, जिस वार्ड में मुझे रखा गया था, सीधा सूर्य का प्रकाश जो है सीधा उस कमरे पे आता है और वो कमरा पूरा गर्म हो जाता है। बाकी तमिलनाडु से अगर मेरे कुछ भाई अगर लाइव में जुड़े हैं तो इनको पता होगा कि तमिलनाडु में कितनी भीषण गर्मी पड़ती है, उसका अंदाजा सभी लोगों को होगा। अगर है तो बताइए गर्मी कितना पड़ती है। फिर मनीष कश्यप को जिस कमरे में रखा जाता है उसमें पंखा तक नहीं होता, और एक सीलिंग पंखा होता भी है तो वो पंखा भी इतना धीरे धीरे चलता जिससे हवा आदमी के पास तक नहीं पहुंच पाता। मनीष कश्यप इसी चलते कहते हैं कि हमको अपने वकील से कहते हैं कि वकील साहब, एक प्रयास आप करिए कि हमको तमिलनाडु नहीं जाना पड़े। मेरा मन भर गया तमिलनाडु से, मैं जाना नहीं चाहता। मेरी आत्मा रोती है तमिलनाडु के जेल में जाने से, क्योंकि वहाँ पे जो सुविधा हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलती है, और वहाँ के कैदियों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, मेरे साथ उस तरह का व्यवहार उस जेल के अंदर नहीं किया जाता है। अब ज़रा सोचिए कि ये बात अगर कोई इतना बड़ा प्रोफेशनल आदमी कहता हो, इतना बड़ा स्टार कहता हो, जिसे करोड़ों लोग प्यार करते हैं, तो चिंता का विषय तो है। अगर आपके साथ भी इस तरह हो तो बहुत बुरा लगेगा, किसी के साथ भी हो तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपको एक ऐसे कमरा में रखा जाए जिस पर सीधा सूर्य का प्रकाश है, वो कमरा गर्म हो जाए, फिर उसमें लाइट जो लगा हो, जो पंखा लगा हो, उससे आपके शरीर तक हवा नहीं पहुँचे, चिंता तो होगी। खाना पीना को तो बात छोड़िए, लेकिन अगर रहने का, सोने उठने बैठने का अगर सही व्यवस्था नहीं मिले तो शरीर को कितना कष्ट होगा, ये सोचने की बात है। बाकी ये सारी चीज़ें मनीष कश्यप कहते हैं। मनीष कश्यप भावुक हो जाते हैं और अपने वकील से कहते हैं कि वकील साहब, हमको किसी भी तरह से बचा करके बिहार में आप रोक लीजिए, मैं तमिलनाडु नहीं जाना चाहता, क्योंकि तमिलनाडु का जो दर्द है मैंने आपको बता दिया। फिर मनीष कश्यप के वकील इस बात पे लड़ने लगते हैं, जज साहब के सामने बहस करने लगते हैं कि मनीष कश्यप को किसी भी सूरत में बिहार से वापस तमिलनाडु नहीं जाने देना है। फिर बहस की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर मनीष कश्यप के वकील से यह पूछा जाता है, मनीष कश्यप के वकील कहते हैं जज साहब के सामने कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु नहीं भेजा जाए। फिर जज साहब सवाल करते हैं कि आप बताइए मनीष कश्यप को तमिलनाडु क्यों नहीं भेजा जाए। फिर मनीष कश्यप के जो वकील है इस बात को बताते हैं कि देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर जितने भी सारे मुकदमे दर्ज हैं, जितने भी केस दर्ज है मनीष कश्यप के ऊपर, उसमें अधिकांश केस तो बिहार में ही हैं, और बिहार में अगर केस दर्ज है तो बार बार अलग अलग अदालत में, जैसे आपके पास भी है तो पटना में भी मनीष कश्यप को पेश करना, फिर बेतिया में पेश करना, फिर अलग जगह का भी मामला हो तो वहां पे भी पेश करना, और बार बार तमिलनाडु से बिहार लाना, फिर बिहार से तमिलनाडु ले जाना, यह संभव लगता है आपको? यह संभव वाली बात नहीं है कि बार बार किसी आदमी को फोर्स के साथ, सुरक्षा व्यवस्था के साथ, और भी इतने बड़े आदमी को तमिलनाडु से बिहार लाया जाए, कोर्ट में पेश कराया जाए, फिर वापस ले जाया जाए। इसलिए जज साहब मनीष कश्यप को तमिलनाडु नहीं भेजा जाए, क्योंकि मनीष कश्यप पे जितने भी मुकदमे दर्ज है उसमें ज़्यादातर मुकदमे जो हैं बिहार में ही दर्ज है, इसलिए मनीष कश्यप को बिहार में ही रखा जाए। और उसमें एक और सबसे बड़ी बात है, मनीष कश्यप तो तमिलनाडु भेज दिए जाते हैं, लेकिन नहीं भेजे गया, उसका भी कारण आप जान लीजिए। कारण जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि सच में बहुत अंदर अंदर बहुत सारा खेल हो गया है। मनीष कश्यप पे तमिलनाडु में टोटल 6 मुकदमे दर्ज हैं, एनएसए को छोड़ दीजिए तो। तमिलनाडु में जो फर्जी वीडियो बनाने का जो मामला ये लोग बताया, उसमें मनीष कश्यप पे 6 मुकदमे दर्ज हैं।
और एनएसओ को छोड़िए 6 मुकदमे दर्ज है, लेकिन तमिलनाडु के कोर्ट में जैसे जैसे सुनवाई की गई तो मनीष कश्यप के विपक्ष में ना तो तमिलनाडु की पुलिस एक भी सबूत जुटा करके अदालत के सामने पेश कर पाई जिससे यह साबित हो कि सच में मनीष कश्यप ने कुछ गलती किया है। मनीष कश्यप के लिए कोई चार्जशीट भी दायर नहीं किया गया। 90 दिनों के अंदर अगर चार्जशीट नहीं जाता है तो फिर एक अलग केस जो अलग रुख ले लेती है, सबको पता है। फिर जब चार्जशीट नहीं दी जाती है और मनीष कश्यप को अदालत ने 1-2 नहीं 6 गेंद में 6 छक्का मारने के बराबर यह काम हुआ। मनीष कश्यप पे तमिलनाडु में जो 6 मुकदमे दर्ज थे, अदालत ने 6 में मनीष कश्यप को निर्दोष साबित कर दिया। अदालत ने सब में मनीष कश्यप को जमानत दे दिया। जमानत इसलिए दे दिया चूंकि तमिलनाडु पुलिस के पास ज्यादा वैसे कोई प्रूफ नहीं थे, सबूत नहीं थे कि मनीष कश्यप को दोषी ठहरा दिया जाए। अब जरा सोचे 1-2 नहीं, 1-2 मुकदमे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 1-2 करके गिनेंगे तो 6 तक जाइए और 6 मुकदमे दर्ज और किसी व्यक्ति को 6 मुकदमे में 6 में अगर जमानत मिल जाती है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और सब तब होता है जब हम और आप, मनीष कश्यप के परिवार के लोग, उनके माता पिता और उनके समर्थक जो है अदालत पे भरोसा करते हैं, अदालत पे विश्वास करते हैं। जब 6 मुकदमे में उनको जमानत मिल गई तो एक और बड़ा प्रूफ हो गया, एक और अलग से फोर्स एनर्जी मिलने लगा। फिर वकील ने बताया कि तमिलनाडु में जो 6 केस दर्ज थे, मनीष कश्यप को सब में जमानत मिल गई है और बाकी अधिकांश मामले जो अभी चल रहे हैं वो बिहार में ही दर्ज है। तो फिर ऐसे में मनीष कश्यप को तमिलनाडु फिर से भेजना सही नहीं है, आप विचार कर लीजिए। फिर जज साहब ये कहते हैं कि तमाम दलीलों को देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए अदालत यह फैसला सुनाती है कि मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार में ही रहेगा, तमिलनाडु में वापस नहीं जाएगा। इस बात पे मोहर लग जाती है। जैसे इस बात पे मोहर लग जाती है उसके बाद वहाँ का जो माहौल था बिल्कुल ही बदल गया। फिर धीरे धीरे एक एक करके बहुत सारे लोग जो हैं अदालत के मुख्य गेट के पास जाने लगे। जिस कोर्ट में मनीष कश्यप की सुनवाई हो रही थी वहाँ पे जाने लगे। मनीष कश्यप को जैसे तमिलनाडु को पुलिस बाहर लेकर के निकलती है तो फिर फूलों का बरसात किया जाता है, जिसका भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। फूलों की बारिश तमिलनाडु के पुलिस पे भी होती है, मनीष कश्यप पे भी होती है, उनके वकील साहब SK मिश्रा पे भी होती है, वहाँ पे शिवनंदन भारती होता है उन पे भी होती है। इन सभी चीज़ों पे खूब वीडियोज बनते हैं, खूब वायरल होते हैं। फिर वहाँ पे मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और इतना समर्थन, सपोर्ट और लोगों का सहयोग दे करके मनीष कश्यप भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और केवल रोते ही नहीं है, तमिलनाडु के जिन पुलिस वाले भी मनीष कश्यप को सुरक्षा देकर बिहार लाए थे, मनीष कश्यप तमिलनाडु के उस पुलिसकर्मियों से लिपट कर रोने लगते हैं। बगल में उनका हाथ पकड़े तमिलनाडु की पुलिस होती है, फिर मनीष कश्यप अपना जो है सर उनके कंधे पे रख देते हैं और चलते रहते हैं और रोते रहते हैं। आंखों से लगातार आंसू निकलते रहता है। यह दृश्य किसी को भी रुला सकता है और यह दृश्य सच में आदमी की भावनात्मक दृश्य तो वहाँ पे थी। एक समझिए एक तरह से भावनाओं की जीत वहाँ पे हुई। मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस के कंधे पे जैसे अपना सर रख के रोने लगते हैं तो उसका भी वीडियो खूब वायरल होता है, उसका भी फोटो खूब वायरल होता है। फिर मनीष कश्यप को गाड़ी में बिठाया जाता है। तब तक बाहर भी बहुत सारे लोग होते हैं जो गेट नंबर 2 पे खड़े होते हैं। सभी लोग जो हैं फूलों का माला लेकर के उनके स्वागत के लिए, उनके अभिवादन के लिए खड़े रहते हैं। मिठाइयाँ बांटी जाती है, मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगते हैं। फिर मनीष कश्यप को पैदल मुख्य गेट तक लाया जाता है। फिर पैदल जब तक आते हैं तब तक बहुत सारे लोगों का जमावड़ा होता है। सभी लोग जो है मनीष कश्यप को देखते हैं, कुछ लोग फोटो खींचते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग हाथ मिलाते हैं, कुछ लोग कुछ बात करना चाहते हैं। जिन जिन लोगों ने भी मनीष कश्यप से बात किया, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी हो, सबको मनीष कश्यप केवल एक ही बात कहते थे कि भाई हम सबको मिलकर बिहार को बदलना है। वो आदमी आज भी बिहार को बदलने के पीछे ही पड़ा है। मुझे शायद लगता है कि अगर इतना कष्ट, इतना तकलीफ अगर किसी को दिया गया होता तो शायद अब तक जो है पत्रकारिता की तो बात छोड़िए, बिहार के बारे में सोचना भी बंद कर दिया होता। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप सभी लोगों से कहते हैं कि भाई हम सबको मिलकर बिहार को बदलना है। अभी भी वो आदमी कहता है कि हमको बिहार को बदलना है। परिवार की चिंता नहीं है, माँ बाप की चिंता नहीं है, अपने घर की चिंता नहीं है, पड़ोस के लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन पूरे बिहार और देश की पूरी चिंता मनीष कश्यप की अभी भी है। फिर वहाँ पे मनीष कश्यप जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मनीष कश्यप को फूलों का माला पहनाया जाता है। मनीष कश्यप को गाड़ी में बिठाया जाता है। गाड़ी में बिठा करके फिर पुलिस वाले मनीष कश्यप को लेकर बेऊर जेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर हजारों की संख्या में समर्थक उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। मनीष कश्यप भी अंदर से अब मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, चूंकि बिहार के लाल को बिहार में रखने की इजाज़त अदालत ने दे दिया। ये बहुत खुशी की बात थी।
और मनीष कश्यप को लगा कि शायद अब हमें उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस परेशानी का सामना जो है हम मदुरै सेंट्रल जेल में करते थे, उतनी भीषण गर्मी में रहते थे। अब बिहार का लिट्टी चोखा, बिहार का चावल दाल रोटी सब्जी हमें मिलेगा और हमें बिहारी भाइयों से जेल के अंदर बात करने का भरपूर मौका मिलेगा। और बाकी ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर मनीष कश्यप को बेऊर जेल में रखा जाता। अभी मनीष कश्यप बेऊर जेल में भी हैं और बहुत सारे लोग जो मनीष कश्यप से मिलना चाहते थे उस दिन आ नहीं पाए। अब उन लोगों का दौर बेऊर जेल में आने जाने का लगा है और सब लोग मनीष कश्यप से मिल रहे हैं और जो मिल रहे हैं शायद मनीष कश्यप सबसे यही कहते हैं कि भाई बिहार को बदल देना है। ये सारा जो है मनीष कश्यप का टोटल प्रकरण था जो मैं आपको बताया। इन सभी चीज़ों में ये तो बिल्कुल चिंता की बात थी कि मनीष कश्यप के पिताजी जिस तरह गलत कदम उठाने की सोच लिए थे, जिस तरह से लेटर तक लिख दिए थे, अगर शायद इस बात की भनक जो है आशुतोष भाई को नहीं लगती, करण कश्यप को नहीं लगती, इनके परिवार के लोगों को नहीं लगती, तो शायद अब तक कुछ अनहोनी हो गया होता और अगर हो गया होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होता, ये भी चिंता का विषय है। बाकी मुझे लगा कि यह सब बात जो है आप लोगों के सामने शेयर करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट में लिख रहे हैं कि सत्य की जीत है, सत्य जीता है, कितना दिन में छूट जाएगा मनीष कश्यप। चलिए, आई लव यू मनीष भैया। बाकी तो अदालत पे हम छोड़ देते हैं, अदालत जो है कब तक मनीष कश्यप को बरी करती है। लेकिन फिर भी मनीष कश्यप के वकील यह वादा किया है कि मनीष कश्यप बहुत जल्द जेल से बाहर होगा और बाकी सब तो ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट में कुछ गंदा बात भी लिख रहे हैं और इन गंदा लिखने वाले लोगों के साथ क्या होना चाहिए उसका विचार मैं अपने दर्शकों पे, अपने समर्थकों पे छोड़ देता हूँ। बाकी बहुत सारे लोग भी लिख रहे हैं कि तुम्हारे वीडियो बनाने से मनीष कश्यप छूट जाएगा क्या। तो उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि मैं वीडियो मनीष कश्यप को छुड़ाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं अदालत नहीं हूँ, अदालत तो आप लोग हैं, अदालत तो आपकी मर्जी से चलता है। जो अदालत अभी क्या कुछ करेगी 10 दिन पहले ही आप लोग कहना शुरू कर देते हैं, इसका विचार आप लोग करिए। और बाकी हाँ, जाते जाते एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में पत्रकारिता का जो दौर है बिल्कुल खतरों से खेलने के बराबर है। चूँकि एक झारखंड के हैं, मेरे मित्र ही हैं, समर भाई उनका नाम है और भौकाल टीवी के नाम से उनका चैनल चलता है। शायद आप लोगों ने भौकाल टीवी देखा भी होगा, यूट्यूब फेसबुक पे भौकाल टीवी उनका पेज और यूट्यूब पे चैनल है। अच्छा काम करते थे झारखंड के लिए, झारखंड के दबे कुचले लोगों का आवाज़ उठाते थे, आदिवासी लोगों का आवाज़ उठाते थे, उनकी हर एक समस्याओं को दिखाते थे। फिलहाल वो भी पिछले एक सप्ताह से जेल में बंद है क्योंकि उन्होंने झारखंड सरकार के खिलाफ वीडियो बना दिया। वीडियो में कुछ लोग कुछ बोल दिए और शायद इस वजह से भड़ास निकालने के लिए झारखंड की सरकार ने उनके ऊपर FIR किया और अभी समर भाई जो हैं झारखंड के जेल में बंद हैं। बाकी कुछ और ऐसे भी बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं जो अभी भी जेल के अंदर हैं। चलिए, बाकी पत्रकारिता में इतना रिस्क तो लेना पड़ता है, चूँकि आपकी आवाज़ हमें बननी है, आपकी लड़ाई हमें लड़नी है, तो फिर इतना समस्या तो आते रहता है। लेकिन बड़ा दुख होता है इस बात को देख कर कि हम आपके लिए लड़े और हमारे साथ कुछ हो तो फिर आप हमारा साथ छोड़ दे, ये देख के बड़ा बुरा लगता है। पत्रकार चाहे छोटा हो, बड़ा हो, प्रिंट मीडिया का हो, डिजिटल मीडिया का हो या किसी भी मीडिया का हो, पत्रकार का साथ भरपूर देना चाहिए, तब वो आपकी आवाज़ हमेशा बनते रहेगा। नहीं तो ऐसे ऐसे करके अगर पत्रकारों का साथ नहीं दिया गया तो आने वाले समय में कोई आवाज़ आपका बनना नहीं चाहेगा और ना ही बन के आगे आना चाहेगा। बाकी एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, अब जाते जाते बस अंतिम थोड़ा था और मैं बात करूंगा आप लोगों से। एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि वर्तमान समय में नेपाल में जो है बारिश मूसलाधार 4-5 दिनों से हो रही है और नेपाल का पानी अक्सर बिहार में आ जाया करता है, तो सबको पता है। चूँकि उधर का जो मिट्टी है उधर का जो ज़मीन है ऊंचा है और हमारे तरफ का जो है उससे नीच है। फिर लगातार बारिश की वजह से नेपाल में ज़्यादातर पानी हो गया। बगल में वाल्मीकि नगर डैम भी है, वाल्मीकि नगर बैराज भी है, जहाँ से भी करीब 3 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा गया और बाकी जो नेपाल के बारिश का पानी है अन्य नदियों के रास्ते जो है उत्तर बिहार में दस्तक देना शुरू कर दिया, जिससे बिहार के कई अलग अलग गाँव और पंचायत, ब्लॉक, जिला हैं जो बाढ़ के चपेट में हैं। जिला प्रशासन हालांकि इस पे अच्छा काम कर रही है। जिला प्रशासन जो है जिला के सभी पदाधिकारियों अधिकारियों को जो है अलर्ट मोड पे रखी है और बताई कि कभी भी बाढ़ का खतरा हो सकता है, इसलिए सभी लोगों की जान बचाना अधिकारियों की जिम्मेवारी है। ऐसे में आम लोगों को भी सोचना चाहिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। अगर बाढ़ का पानी आपके गाँव के आसपास में हो तो आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हों तो उनका ख्याल भरपूर रखें। आप बच्चों को आसानी से कहीं खेत की तरफ जाने नहीं दें, या आप भी कहीं जाते हैं तो जहाँ ज़्यादा पानी की मात्रा हो
तो अगर आपको अंदाज नहीं हो कि यहाँ का ज़मीन ऊंच है या नीच है, तो फिर अचानक से पानी में घुसने का प्रयास ना करो। ऐसे करने से ये होता है कि जो लोग तैरने वाले नहीं होते हैं उनकी जान चली जाती है। बाकी इसमें तरह तरह की बीमारी आती है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप अपने आसपास के प्रशासन के लोगों से ज़रूर संपर्क करें और उनको बताएं। और बाकी तो सब चीज़ ऐसे ही चलता रहेगा। बाढ़ से बचने का उपाय था। बाकी आई फ्लो पे भी मैंने बात किया था आप लोगों से। आई फ्लो मुझे भी हुआ था, अब हालांकि ठीक है, 1-2 रोज में और ठीक हो जाऊंगा। उसका भी उपचार मैंने सभी लोगों को बता दिया था। बाकी चलिए, मुझे लगा कि यह बात आपके सामने शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी फिर आगे भी लाइव आऊँगा और आपसे बातों को शेयर करूँगा। बाकी अगर आपकी कोई भी समस्या हो, आप किसी भी तरह के मुद्दा हमारे साथ साझा करना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, तो इसके लिए हम समय बना रहे हैं। रविवार के दिन जितने भी सारे भाई लाइव में जुड़े हैं, रविवार के दिन मैं लाइव रहूँगा और लाइव में पूरा समय आप लोगों को दूंगा। और उस लाइव में जो है आप अपनी बातों को शेयर करेंगे और हम आपसे उस पर तर्क वितर्क करके उस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। रविवार का समय जो है आप लोगों के साथ हम पूरा व्यतीत करेंगे। उसमें लाइव में आप लोग को जोड़ेंगे भी, आपको जुड़ने का भी मौका देंगे और बात को शेयर करने का भी मौका देंगे। बाकी लाइव में बने रहने के लिए तमाम लोगों का दिल से आभार। आपकी रात्रि शुभ हो। बाकी ऐसे ही आप अपने ज़िंदगी में तरक्की करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करते रहें। जय हिंद, जय बिहार।